फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, तो इनकी तैयारी आप करते रहें और कंटिन्यू इसी टाइप के वीडियोस और भी चैनल पे हैं उनको भी आप देखते रहें, तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज आर। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज और लैक्टोज होते हैं, क्या होते हैं? तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको सिंपल शुगर्स भी बोला जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, उनमें मेन रूप से स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है जो कि अनाजों में पाया जाता है, और इसमें मेन रूप से ये चीज़ पाई जाती है ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज, और यह मुख्यतः फलों में पाया जाता है या फ्रूट्स में पाया जाता है। विच अमंगेस्ट दीज इज ए पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। इसमें डाइटिंग का नुकसान क्या है? तो देखो, डाइटिंग के नुकसान के लिए अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सही होगा, स्किपिंग मील। खाने को टाइम पर नहीं खाना है, या दोपहर का खाना छोड़ देना, शाम को खा रहे हैं, या सुबह दोपहर नहीं खाया फिर शाम को खा रहे हैं। तो जो स्किपिंग मील्स होती है सबसे बड़ा कारण ये होता है। अगर दूसरा कारण देखा जाए जिसका 20% इम्पोर्टेंस होता है तो वो है रिड्यूसिंग एनर्जी फूड। आप जो खाना खा रहे हो उसमें आपको एनर्जी कितनी मिल रही है, ये भी देखने वाली बात होती है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्किपिंग मील्स की। अगर आप खाना टाइम टू टाइम ले रहे हैं तो आपको ये डाइटिंग का कोई भी नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन आर द ऑफ लाइफ। तो अमीनो एसिड और प्रोटीन क्या होते हैं? अक्सर आपने देखा होगा जो लोग ट्रेनिंग करते हैं या जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। तो इसका जो मेन काम होता है मसल्स मास को बढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये जो मेन काम होगा बिल्डिंग ब्लॉक होगा, ठीक है। और कुछ हद तक देखा जाए तो ट्रेनिंग में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम ये सब चीज़ ली जाती है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग ब्लॉक भी होगा। तो आप इसको ए और बी कह सकते हैं। द विटामिन मिनरल्स एंड वाटर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फूड। जो विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं और पानी का जो समूह होता है उसको किस तरीके का फूड बोला जाता है? तो उसको अगर बोला जाए तो उसको डिफेंसिव फूड बोला जाएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि विटामिन मिनरल्स और वाटर सबको चाहिए होता है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो, चाहे वो घर में पड़ा हो या कुछ ना कर रहा हो, ये सबको ही चाहिए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, और ये है कि आप फूड थोड़ा ज़्यादा गेन करेंगे, आपको ज़्यादा इंटेक करना पड़ेगा और ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा, फल फ्रूट ज़्यादा लेने पड़ेंगे। मगर आपको विटामिन मिनरल्स और वाटर तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप भले कुछ करें या ना करें, तो ये आएगा डिफेंसिव फूड में। विटामिन ए कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ मेकिंग आवर सिस्टम स्ट्रॉन्ग। तो विटामिन ई का जो मेन काम होता है वो इम्यूनिटी के लिए होता है, ठीक है। इम्यूनिटी भी होती है और इसमें एंडोरेंस भी बढ़ता है, और एंडोरेंस की वजह से स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, मगर मेन रूप से इसका जो वर्क होता है इम्यूनिटी पर होता है। अब इसका रीजन क्या है? इसमें प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टैग्लैंडिन्स होता है, और उसका मतलब क्या होता है? वो ब्लड कंट्रोल करता है, जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और जो मसल्स होती है और जो मसल्स का कंट्रैक्शन होता है, जो मसल्स को सिकोड़ना है, मसल्स को खींचना है, किसी काम में मसल्स का यूज करना, उसका जो कंट्रोल होता है वो इसी के द्वारा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टैग्लैंडिन्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। विटामिन इज द ग्रुप ऑफ 8 वाटर सोल्युबल विटामिन विच आर द इम्पोर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। देखो, विटामिन 8 पानी में घुलनशील विटामिनों का एक समूह है जो सेलुलर चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके 8 वाटर सोल्युबल होता है? तो सबसे पहले आप देखो वाटर सोल्युबल है कौन सा? विटामिन बी। अब विटामिन बी में अगर देखोगे तो इसके 8 विटामिन होंगे। तो 8 विटामिन में कौन कौन से विटामिन हो सकते हैं? जैसे कि आपने अधिकतर देखा होगा जो सिरप यूज होती है, जब कोई पर्सन बीमार होता है तो उसको अधिकतर सिरप दी जाती हैं, तो उसमें लिखा होता है विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो ये इस तरीके के 8 विटामिन होते हैं, ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी। फूड इंटॉलरेंस कैन कॉज, खाद्य असहिष्णुता का कारण बन सकता है, ठीक है। तो फूड इंटॉलरेंस, ज़्यादा खाना खाओगे या खराब खाना, फूड में जो फूड सही ना हो, या आप ज़्यादा खाना खा लो या सही तरीके का फूड ना खाओ, तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायरिया की। डायरिया मतलब ये दस्त। अगर फूड आप ज़्यादा खा रहे हो तो भी दस्त की समस्या हो सकती है, और अगर आप फूड में इंटॉलरेंस मीन्स वो सही तरीके से नहीं है, जैसे बासी खाना है या उसमें बैक्टीरियाज हैं या काफ़ी टाइम का बना हुआ खा रहे हैं, तो ये समस्या होने की संभावना रहती है। प्रोटीन आर आल्सो नोन एज। अब प्रोटीन को क्या बोला जाता है? क्या प्रोटीन को और किसी रूप में भी जाना जाता है? वैसे प्रोटीन अगर देखा जाए तो बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जानी जाती है, ठीक है।
क्योंकि प्रोटीन में ही अमीनो एसिड वगैरह होते हैं जो मसल मास को बढ़ाते हैं, और ये जो एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं, जो ट्रेनिंग करने वाले लोग होते हैं, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कैन कॉज, अगर आपके शरीर में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन की कमी है, तो फिर समस्या क्या होगी। देखो यहाँ पर ये सारे जो दिखा रहे हैं, रिकेट्स और स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब विटामिन की कमी से होते हैं, और प्रोटीन की कमी से अगर कुछ होगा तो ये होगा क्वार्सिकोर। ठीक है, क्वार्सिकोर ये प्रोटीन की कमी से होता है। और प्रोटीन क्वार्सिकोर होता क्या है, तो प्रोटीन की कमी से क्वार्सिकोर होता है, और ये मेनली छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन हेल्प्स इन, प्रोटीन मदद करता है किस में, अरे भाई प्रोटीन तो देखो हर चीज़ में मदद करता है, बस ये है कि कहीं पर ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है, कहीं पर कम मात्रा की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले प्रोटीन का काम है मसल्स मास बढ़ाना, शरीर में मसल्स को बढ़ाना और एनर्जी को प्रोवाइड करना। जो एनर्जी खर्च हो चुकी है उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसको सफिशेंट बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और दूसरा ये होता है कि प्रोटीन बोन डेंसिटी को भी बढ़ाती है। बाकी अगर थोड़ा थोड़ा करके देखा जाए तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, मगर मेन रूप से ऑप्शन ए होगा सही। ओबेसिटी कॉज, मोटापा का कारण बनता है। तो मोटापा का कारण क्या बनता है, अधिकतर अगर डायबिटीज़ की समस्या है, ठीक है, डायबिटीज़ की समस्या है तो वो फिर मोटापे का कारण बन जाता है। बाकी कम वजन होना और ये पीठ में दर्द और बी और सी दोनों, इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर डायबिटीज़ है तो ये मोटापे का कारण बनेगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग आसना इज नॉट यूज फॉर क्योरिंग ओबेसिटी, मोटापे को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस आसन का उपयोग नहीं किया जा सकता। देखो, अर्ध मत्स्य आसना ये करना पड़ेगा, वज्रासन भी करना पड़ेगा, पर्वतासन, त्रिकोणासन, तो इसमें त्रिकोणासन भी करना पड़ेगा। पर्वतासन का मतलब क्या हो गया, आप सीधे खड़े हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, मोटापे से हो गया। तो यहाँ पर पर्वतासन का कोई मतलब नहीं होगा, यह ऑप्शन सी होगा करेक्ट। पर्वतासन मोटापे के लिए यूजफुल नहीं है। चूज द आसन विच इज यूज फॉर क्योरिंग ओबेसिटी, अब यहाँ पर एक आसन आपको ऐसा चूज करना है जो मोटापे को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो सुखासन से कोई मतलब नहीं, उसमें आराम से बैठे करना कुछ नहीं। शवासन में जैसे आदमी मर जाता पड़े हैं गठरी बने, उसमें कोई मतलब नहीं है। शलवासन तितली के जैसे बनने से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी, वज्रासन करेंगे तो मोटापा कम होगा। मोटापे में वज्रासन फायदा करता है, बाकी तीनों आसन कोई विशेष फायदा नहीं करेंगे। मोस्ट सुटेबल वर्ड यूज फॉर डिसेबल पर्सन, अब अगर कोई डिसेबल पर्सन है जिसके एक आंख नाक कान मुंह नहीं है या विकलांग व्यक्ति है, उसके लिए मोस्ट सुटेबल वर्ड कौन सा रहेगा। तो उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल वर्ड है वो होता है दिव्यांग। दिव्यांग वर्ड एक ऐसा है जिसको आप बोलोगे तो जिसके लिए कह रहे हो उसको भी बुरा नहीं लगेगा और वर्ड भी थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ओडीडी इज, ओडीडी का मतलब क्या होता है, या उसको ओडीडी को किस फॉर्म में हम बोल सकते हैं। देखो वैसे अगर जो ओडीडी होता है, ओडीडी का मतलब होता है अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, ये बोला जाता है। और ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, इसमें जैसे गुस्सा ज़्यादा आ गया या अचानक से कोई चीज़ बुरी लग गई या अचानक से आदमी कोई हरकत करने लग गया, तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम होता है इसमें। ओडीडी पेशेंट डू नॉट शो साइन ऑफ, अच्छा ओडीडी जो पेशेंट होते हैं इसमें इनमें से दिया हुआ ऐसा कौन सा साइन है जो शो नहीं होगा, एंगर नहीं होगा, कामनेस नहीं होगा, विंडिक्टिवनेस नहीं होगी या इरिटेशन नहीं होगा, तो कौन सा ऐसा साइन है जो शो नहीं करता। तो भाई देखो उनमें ऐसा है ना, जिसको भी ओडीडी की प्रॉब्लम होगी उसका बिहेवियर अच्छा होगा नहीं, तो उसमें कामनेस हो ही नहीं सकती, मीन्स वो शांत तो नहीं बैठेगा। बाकी इसमें दिए गए सारे गुण उसमें होंगे, और जब सारे गुण होंगे तो वो शांत नहीं बैठ सकता। फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर इट कैन बी असर्टेड दैट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम विथ, तो यहाँ पर मैं पिक्चर लगाना भूल गया हूँ, तो इन दो क्वेश्चंस को मैं कर देता हूँ कैंसिल। अगर किसी बच्चे को ओडीडी हो जाती है, ठीक है, यहाँ पिक्चर नहीं लगी है, मैं फिर भी आपको ये आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को ओडीडी हो जाती है मीन्स अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि बिहेवियर का प्रॉब्लम होता है जिसमें, तो उसमें क्या होता है, उसमें ओबेइंग नहीं होती, आज्ञा नहीं मानेगा और ना ही वो साइलेंस रहेगा, ठीक है, ना वो आज्ञा मानेगा ना वो साइलेंस रहेगा, हमेशा आर्गू करता रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आर्गू आप मान सकते हैं। अ पैटर्न ऑफ डिसओबीडियंस कैन बी ऑब्जर्व इन अ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम, देखो अगर कोई किसी की बात नहीं मान रहा है और किसी को जल्दी गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब है उसको ओडीडी की प्रॉब्लम है, और ओडीडी की प्रॉब्लम मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओडीडी, अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। चिल्ड्रन हु आर नॉट कोऑपरेटिव, डेफिएंट एंड डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एल्डर्स आर डायग्नोस्ड विद, देखो साइन आ गया नॉट कोऑपरेटिव, डिसरिस्पेक्टफुल मीन्स उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, और बिहेवियर अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम है ओडीडी की। द कॉज फॉर दिस डिसऑर्डर कैन बी, जो ओडीडी जिसको होता है उसका जो मूल कारण होता है क्या होता है, तो मूल कारण यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि फैमिली एनवायरनमेंट भी होता है, अब उसके फैमिली का माहौल कैसा है, और दूसरा है कि उसको इनडिसिप्लिन होना, कभी डिसिप्लिन बताया नहीं जाता है तो वो हमेशा इनडिसिप्लिन रहता है,
और फैमिली इन्वायरमेंट अगर ऐसा मिल गया तो फिर बच्चा और बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे। द ADHD इज द मोस्ट कॉमन अमाउंट। तो AD और ADHD इज मोस्ट कॉमन अमाउंट। तो ADHD सबसे पहले किस में होता है या किस में कॉमन पाया जाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मीन्स हाइपर एक्टिव ये पर्सन होगा। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होने का मतलब एकदम गुस्से में रहना, अचानक से चीज़ें बुरी लग जाना, और बुरी लगना तो इस कदर लगना कि बच्चा मारने लगे, पीटने लगे, किसी को भी धक्का दे दे या कुछ भी फेंक के मार दे। जो टाइप की समस्याएं अधिकतर आती हैं ये बच्चों में होती हैं, और बच्चों में सबसे ज़्यादा किस में होती हैं, ये बॉयज़ में होती हैं। अगर बॉयज़ में ये प्रॉब्लम जो पाई जाती है वो लगभग 13% मीन्स 13% होती है, 13% होती है, और गर्ल्स में ये प्रॉब्लम पाई जाती है 6% मीन्स 6%। ADHD में भी काज ड्यू टू इंजरी। अब जो ADHD है उसके होने का जो मेन कारण क्या है, मतलब इंजरी कौन सी ऐसी इंजरी है जिसके कारण ADHD होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देखो ये हाइपर एक्टिव प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने का मतलब ये होता है कि जब आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो। अब ब्रेन में प्रॉब्लम क्या, जैसा ट्रॉमेटिक ब्रेन हो, ट्रामा हो कुछ। अब जैसे मान लो कभी एक्सीडेंट हो गया हो, कार क्रैश हो गई हो, या कोई इमोशनल हो या फिजिकल अब्यूज़ करके कुछ ट्रामा हो ब्रेन के अंदर, तो ADHD होने का मेन कारण यही रहता है। इसी वजह से बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ये थे 23 क्वेश्चन आंसर की सीरीज, और ये मैंने क्वेश्चन अधिकतर एग्ज़ाम से निकाले हैं, जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं उनसे निकाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी तैयारी आप करते रहें, जब भी एग्ज़ाम आएगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।